बच्चों, आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे अध्याय 2 वर्ण विचार। तो जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा था कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, या व्याकरण क्या है ना, उन सब के बारे में हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे वर्ण क्या है, वर्ण विचार हम पढ़ेंगे। तो वर्ण मतलब क्या है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम दूसरे शब्दों में अक्षर भी कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई होती है वो किसी भी भाषा की, और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुख से विभिन्न ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुंह से अनेक प्रकार की साउंड्स निकलती हैं, ठीक है। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और जब हम इन्हीं ध्वनियों को हम कुछ चिन्ह दे देते हैं और उसको लिखते हैं तो वर्ण कहलाते हैं। और जो वर्णों को लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। ये हमने पहले अध्याय में देखा था, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित किया गया है ना। ध्वनि से वर्ण बनता है, मतलब जो ध्वनि है, ध्वनियों के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे आ क ख घ आदि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण की परिभाषा जो हम जानेंगे तो बहुत आसान सी है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की क्या विशेषताएं हैं? वर्ण की विशेषता है कि वो सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम खंड नहीं कर सकते। भाषा के प्रत्येक शब्द का जो निर्माण होता है ना, जो शब्द बनते हैं वर्णों से बनते हैं। और किसी भी भाषा का मूल आधार वर्ण ही होता है, और हिंदी में हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो ये हमने विशेषताएं वर्ण के बारे में जानी। और वर्णमाला क्या है? जैसे एक माला में बहुत सारे मोती हम पिरोते हैं, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्ण पिरोए हुए होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 वर्ण तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब वर्णमाला में वर्ण तो होते हैं, अब वर्णों को हम कितने भेद होते हैं वर्णों के, ये हम जानेंगे। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं वर्णों के। तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है ना। तो स्वर क्या है? स्वर होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जैसे कि स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ओ ये हिंदी के 11 स्वर हैं। तो स्वर क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से जो वायु है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी उनके उच्चारण के लिए किसी हमें अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वर होते हैं। स्वर 11 होते हैं। आ ई उ री ए ओ ठीक है। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? बहुत आसान सा, जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर 4 हैं: आ ई उ और री। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ तो ये हैं 7। अब प्लुत स्वर क्या है? कि प्लुत स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की तुलना में 3 गुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। केवल एक ही है प्लुत स्वर, ओ, ठीक है। हर स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो स्वर का स्वरूप बदल जाता है, और यही रूप जो है वो मात्रा कहलाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर दिया हुआ है अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई उ री ए ओ इन सब की मात्रा यहाँ पर दी हुई है। तो अभी हमने जाना यहाँ पर स्वरों के बारे में कि स्वर क्या है। तो स्वर क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु जो होती है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वो होते हैं स्वर।
अब हम देखेंगे कि व्यंजन क्या है। तो सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे हलंत लगा होता है ना, तो व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए वर्णमाला में हम बोलने की सुविधा के लिए अ स्वर के साथ मिलाकर इसको बोलते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं और उनको बोलते समय वायु मुख में तालु, दांत या जीभ से टकराकर बाहर आए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इस संख्या में 35 होते हैं। तो हमने जैसे स्वर के भेद पढ़े, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी प्रकार से जो व्यंजन है उनके भी 2 भेद हैं। 2 आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। एक तो स्पर्श के आधार पर और दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर हमने जो व्यंजनों का जो 3 प्रकार में बांटा है, ठीक है। एक है स्पर्श व्यंजन, एक है अंतःस्थ और फिर ऊष्म। 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जब हम व्यंजन पढ़ते हैं, अब जैसे स्वर पढ़ते हैं तो आपको स्वरों के बारे में पता होना चाहिए कि स्वर 11 हैं। आ ई उ री ए ओ। तो ये 11 स्वर है। उसी प्रकार से जब हम मतलब वर्ण पढ़ते हैं तो हमें स्वर भी पता होने चाहिए और व्यंजन भी पता होने चाहिए। तो व्यंजन कुल कितने हैं? 33 व्यंजन हैं, ठीक है ना। तो वैसे एक बात बताऊं, बहुत मोटे तौर पर हम देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, 44, जिसमें कि 11 तो स्वर हैं और 33 जो है वो व्यंजन है। तो स्पर्श के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। एक है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक, ठीक है ना, ये हो गए आपके 25 व्यंजन जो हैं, व्यंजन वर्ण। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ जो है, जिह्वा, वो मुख के किसी न किसी अंग का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे क ख ग घ ङ, तो ये क से स्टार्ट हुआ इसलिए क वर्ग हो जाता है। च छ ज झ इया, तो ये च वर्ग, क्योंकि च से शुरुआत हुई इस वर्ग की, इसलिए च वर्ग हो गया। ट ठ ड ढ ण, तो ये क्योंकि ट से शुरू हुआ इसलिए इसको ट वर्ग नाम दे दिया गया है। फिर त वर्ग, त थ द ध न, तो इसको त वर्ग नाम दे दिया गया है। प फ ब भ म, तो ये प वर्ग हुआ। ये स्पर्श व्यंजन है 25, है ना, क से लेकर म तक। तो इनको स्पर्श व्यंजन नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो मुख के, है ना, मुंह के अंदर के किसी ना किसी अवयव, किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, ठीक है ना, इसलिए स्पर्श व्यंजन है। अब अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं। वो है य र ल व। तो जैसे आप मेरे साथ बोल के देखेंगे ना कि य र ल व, जब आप बोलेंगे तो आप अपने जो हाथ को, है ना, हाथों की उंगलियों को आप गले में, कंठ पर, है ना, यहाँ पर आप रख लीजिए, जहाँ ये कंठकूप होता है ना, यहाँ आप रखें या कंठ पर रख लें और आप बोलें य र ल व। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे गले के अंदर से कहीं से ये आवाज़ आ रही है ना, गले के अंदर से, इसलिए इसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देखें य र ल व, तो आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कहीं कंठ के अंदर से इसको, इसकी मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन ये 4 हैं। श श स ह। जब हम ऊष्म व्यंजनों का हम जब उच्चारण करते हैं तो मुंह में एक, हमारे मुंह में गर्मी सी, ऊष्मा सी पैदा होती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब पहले बताया था ना कि व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य 2 आधार पर किया जाता है। एक तो है स्पर्श के आधार पर और दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर भी हिंदी के व्यंजनों को हमने 2 भागों में बांटा। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो प्राण का अर्थ होता है वायु, है ना, वायु ही प्राण है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, है ना। और महाप्राण क्या कहलाते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, तो वो होते हैं, जिसमें थोड़ी वायु बाहर निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण, और जिसमें ज़्यादा वायु बाहर निकलती है वो होते हैं महाप्राण, ठीक है। अब उसके बाद कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श, त, ग और श। तो छ तो क और श से मिलके बनता है।
त्र जो है इसमें दो आपको व्यंजन वर्ण सुनाई दे रहे हैं, त और र। फिर उसके बाद इया, सॉरी ज्ञ, तो ज्ञ क्या है, ज और इया से मिलकर के बना है। और एक है संयुक्त वर्ण श, तो श मिलके बना है श और र से। तो छ त्र ज्ञ श ये संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह क्या है। तो अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर ही है और ना ही व्यंजन है। ठीक है ना तो ये स्वर के मेल से, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वरों के मेल से बनते हैं और ना ही व्यंजनों के मेल से, उनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसको अयोगवाह के 3 रूप होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो इन स्वरों का, अनुस्वार जो होते हैं, तो इन स्वरों का उच्चारण किससे किया जाता है, नाक से किया जाता है। और इनका उच्चारण स्वरों की अपेक्षा, ठीक है ना, स्वरों की अपेक्षा अधिक जोर से होता है। ठीक है ना, तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इनका चिन्ह क्या है, एक तो मतलब शिरोरेखा और उसके ऊपर एक बिंदु होता है। ठीक है, अनुनासिक, इनके उच्चारण के समय हवा जो है वो नाक व मुंह दोनों से ही निकलती है, तो हम इन्हें अनुस्वार कहते हैं, जिसका चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, चंद्र बिंदु, है ना, चंद्र बिंदु। अब विसर्ग जो होते हैं वो ना तो स्वर ही माने गए हैं, ना ही ये व्यंजन माने गए हैं। और इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, नमः, प्रातः। ठीक है ना। अब आगत ध्वनि क्या है कि अ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया है। इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य का प्रतीत होता है। तो इसको हम जब अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तब इसका आगत ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे ट्रॉली, डॉक्टर, टॉफी आदि, या ट्रॉफी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए अभी इतना जानना इतना ही मतलब हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो अभी हमने क्या जाना वर्ण में, कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है कि भाई ऐसे व्यंजन वर्ण, मतलब सॉरी, स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन जाना हमने कि व्यंजन क्या है, कि व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मतलब बिना किसी मतलब अन्य वर्णों की सहायता के नहीं होता, या व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की हमें आवश्यकता होती है। तो इसके भी हमने 3 भेद हमने जाने, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतः स्वर, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। और जब श्वास के आधार पर हमने 2 व्यंजन के भेद जाने हमने, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, विसर्ग क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी केवल एक आपके लिए जानना जरूरी है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कौन से जो व्यंजन है ना, जब वर्ण विच्छेद की संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मतलब ये जो है, ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। एक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है कि जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, जैसे कि गन्ना शब्द है तो आधा न और फिर पूरा न, एक ना स्वर रहित और एक ना स्वर सहित, है ना। तो जहाँ पर जब एक जैसे ही 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन वो कहलाते हैं। तो मोटा मोटा सा आपने जाना, ये मैंने अभी आपको बताया कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है ना। अब इसके बाद ये यहाँ पर आपको पहले ही पढ़ाया गया होगा क्लास में कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि वर्ण विच्छेद क्या है। तो किसी शब्द के वर्णों को जब हम अलग अलग करने की प्रक्रिया करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। और जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए
कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है ना। और आपका अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, तो हमारे लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये जानेंगे तो हम वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से जान लेंगे। तो फिर अभी तो इस अध्याय में आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप ये जानें कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और इनका हम वर्ण विच्छेद किस प्रकार से हम करते हैं। तो वर्ण विच्छेद तो मेरे ख्याल से आपने 4th-5th क्लास से वर्ण विच्छेद बता दिया जाता है, तो मुझे लगता है इतनी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी और वो आप कीजिएगा।